नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर एमसीक्यू में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 जुलाई के करंट अफेयर एमसीक्यू जो यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्रीलिम्स में। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रश्नों को समझिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के संदर्भ में कथन दिया गया है। तो पहला है, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है। कौन सा विकार? न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से पर हमला करती है। यानी कि गुइलेन-बेयर क्या है? एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से पर हमला करती है। ये आपका सही है। दूसरा, यह संक्रामक या वंशानुगत है, इसका सटीक कारण अज्ञात है। यह कैसा है? संक्रामक या वंशानुगत है तथा इसका जो कारण है वो अभी तक अज्ञात है, सटीक कारण। तो ये आपका गलत है। तीसरा है, गुइलेन-बेरे या गुइलेन-बेयर सिंड्रोम का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। तो ये भी सही है, यानी आपके पहले और तीसरे सही हैं। तो आपका सही आंसर है केवल 2, यानी आपका बी ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन आपका सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, इनमें से आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। इनमें से कोई एक है जो राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सीधे से क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सा उद्यान स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में हमारा कौन सा उद्यान स्थित है? वो है हमारा मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर तो आपका यहीं से मिल जा रहा है, लेकिन इसका जो संदर्भ दिया गया इसको देखना है। यह नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नीलगिरी बायो रिजर्व का। इसकी स्थापना इसकी प्रमुख प्रजाति नीलगिरी तहर जो कौन सी प्रजाति? एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब जो कहीं और ना पाई जाती हो, ऐसी प्रजाति जो और कहीं ना पाई जाती हो, वो बायोडाइवर्सिटी में उनको एंडेमिक प्रजातियां कहते हैं। के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई पायकारा और कुंदह नदियां पार्क से होकर बहती हैं और साथ ही पार्क से निकलने वाली कई बारहमासी धाराएं भी हैं। इससे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो है मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान। तो आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, हाइड्रोजन ईंधन सेल्फ बसों के संबंध में। कौन सा? हाइड्रोजन ईंधन सेल, यानी कि जैसे कि डीजल, पेट्रोल, अब कौन सा? हाइड्रोजन ईंधन, सीएनजी, ऐसी बसें। अब बसें कौन सी आएंगी? हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के संदर्भ में है। तो पहला कथन दिया गया है, हमारा कौन सा? ये बसें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है इन बसों से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। और दूसरा है, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करती हैं जो विद्युत ऊर्जा और पानी का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती है। तो यानी हाइड्रोजन ईंधन जो है, कोशिकाएं हाइड्रोजन का उपयोग किसके रूप में करती हैं? ईंधन के रूप में करती हैं। और इससे क्या होता है? विद्युत ऊर्जा और पानी के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन यानी H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती हैं। तो ये भी आपका सही है। तो यानी कथन ए 2 की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। तो यानी आपका कथन एक सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब दिया गया है पहला कथन, सभी स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य हैं। स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं? हमारे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलेंस्की, नॉर्वे ऑस्लो, यानी ये सारे हमारे देश हैं। किसके? स्कैंडिनेवियाई देश हैं। ये सभी नाटो के सदस्य हैं? तो नहीं, सभी नहीं हैं।
तो ये आंसर गलत है। और दूसरा है हमारा, जो दूसरा हमारा दिया गया है, स्वीडन उत्तरी पूर्व में स्थित है। पूर्व कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में स्थित है और पूर्व में इसकी सीमा नॉर्वेजियन सागर से लगती है। किस सागर से लगती है इसकी सीमा? नॉर्वेजियन सागर से। यानी स्वीडन की सीमा किससे लगती है? नॉर्वेजियन सी से। तो नॉर्वेजियन सी से स्वीडन की सीमा नहीं लगती है। स्वीडन की सीमा, नॉर्वे की सीमा नॉर्वेजियन सी से लगती है। नॉर्वे की सीमा नॉर्वेजियन सी से लगती है, जबकि स्वीडन की नहीं। स्वीडन नॉर्वे से फटा हुआ है और यह उत्तर पूर्व में स्थित, उत्तरी पूर्व में, उत्तरी यूरोप में नहीं है, ये पश्चिमी यूरोप में है। उत्तर साइड के पश्चिमी यूरोप में है, ये पश्चिमी यूरोप में स्थित है स्वीडन। तो आपका ए भी ऑप्शन गलत है। तो नॉर्वेजियन सी आपका नॉर्वे से फटा हुआ है, ये बोथनिया की खाड़ी और बाल्टिक सी से आपका फटा हुआ है। जो आपका स्वीडन है कहाँ से? बोथनिया की खाड़ी और बोथनिया की खाड़ी से फटा हुआ है और बाल्टिक सागर से, तो नॉर्वेजियन सी से नहीं फटा हुआ है। तो ये आंसर आपका गलत है। दूसरा है स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, तो ये भी गलत है। उपयुक्त में से यानी सभी के सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आपका कथन डी कोई भी नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न आ रहा है, हाँ आ गया। अगला प्रश्न है हमारा, वस्त्रों के संदर्भ में कथन दिए गए उन पर विचार करना है। दिया गया है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी या 2005 में शुरू की गई थी? तो ये वस्त्रों के कथन में है, तो ये बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना 2005 में की गई थी, शुरू की गई थी। तो दूसरा है, राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन भारत को तकनीकी कपड़ा बनाने के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में ही वस्त्र सबसे ज़्यादा बनते हैं। अब तीसरा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी कि हथकरघा उद्योग कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। ये भी आपका सही है। तो आपके सभी आंसर सही हैं। तो आपका विकल्प दिया गया सभी 3 ऑप्शन, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम विश्व लीग यानी वर्ल्ड मुस्लिम और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के संदर्भ में दिया गया है। तो दिया गया वर्ल्ड मुस्लिम लीग 1962, वर्ल्ड मुस्लिम लीग 1962 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका ये सही है। दूसरा है, भारत दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ये भी आपका सही है। तीसरा है, यह आर्थिक और सामाजिक परिषद में एक पर्यवेक्षक है। ये भी आपका सही है। सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो विकल्प आपका जो सी दिया गया है कि सभी 3, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं। दिया गया है, हाल में ही खबरों में देखा गया पौधों की एक नई प्रजाति है। पौधे की एक नई प्रजाति, कौन सी प्रजाति थी? वो थी फालफोला अपोजिट फोलिया डेफ फोंटनी। यानी फालफोला अपोजिट फोलिया और डेफ फोंटानी को निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अस्थायी स्रोत पाया गया है? तो है हमारा लाई और साबुन। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। पहला दिया गया है फास्फीन के संदर्भ में। तो यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। इसका निर्माण केवल कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसका निर्माण केवल कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। यानी 8वां प्रश्न जो है हमारा, ये आपका सही है, प्राकृतिक रूप से। और दूसरा है, इसका उपयोग ज्वालामंदक के उत्पादन में और भंडारित अनाज में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। यानी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो विकल्प आपका जो सी दिया गया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया है कितने देश हैं, इन पर विचार करना है, और इसमें ये भी दिया गया है कि इनमें से कौन से कितने देशों ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो पहला दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सॉफ्ट लैंडिंग की, ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है रूस यानी रसिया, ये भी आपका सही है। तीसरा है चाइना, ये भी आपका सही है, चाइना ने भी सॉफ्ट लैंडिंग की है चंद्रमा पे। जापान, तो जापान ने नहीं की। इजराइल ने भी नहीं की और भारत ने भी नहीं की। तो अभी हाल में ही हमारा चंद्रयान 3 गया है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। उसके सक्सेसफुल होने के बाद हमारा भारत भी ऐड हो जाएगा। तो यानी केवल 3 ही देश हमारे जो हैं वो सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक कर पाए हैं। वो कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। तो 3 ही देशों ने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग की है। अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो इस लिस्ट में आ जाएगा। तो केवल 3, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कथन 14 जुलाई को बास्तिल दिवस के रूप में मनाया जाना जाता है, बास्तिल दिवस के रूप में, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले पर हमले से हुई थी। ये भी आपका सही है। तो यानी 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो बास्तिल एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो आपका तो कथन 2 एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपके कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और 2 एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमसे जुड़े रहिए नए एमसीक्यू के लिए। और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। नमस्कार।